चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है माई एचबी सेशन में। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लाइक डेली हमारी लाइफ में, यानी हमारी ब्लड से रिलेटेड है। हमारी जो रूटीन फंक्शनलिटी है, बॉडी की हेल्थ है जो, uh, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली एंड प्रोटीन का कैसे हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इन दोनों टॉपिकों पे हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिफिक रिव्यू ऑफ वीगन वन एंड हीमो 14 पे हम बात करने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड के बारे में बहुत सारे लोग अवेयर हो गए, बट उससे आयरन फोलिक से हटकर भी कुछ बातें हम करने वाले हैं। सो हीमो 14 को बाद में डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये है क्या। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे पहले कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए, हमारी बॉडी में एक ही ऐसा मूवेबल ऑर्गन है। आप, मैं इसको ऑर्गन बोल रहा हूँ और ऑर्गन ही है ये, क्योंकि ऑर्गन किससे बना, सेल से बना है। मूवेबल ऑर्गन जो है, सर्कुलेटरी ऑर्गन जो है, वो है हमारा ब्लड, क्योंकि इसमें सेल आरबीसी भी मिलेगी आपको, डब्ल्यूबीसी भी मिलेगी एंड प्लेटलेट्स भी मिलेंगे। सो एक तरीके से ऑर्गन ही है ये हमारा, और इसी की वजह से हमारे न्यूट्रिएंट्स जो आप खा रहे हो, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं एंड ऑक्सीजन जो है, ये आपका यानी कि ये सारा सर्कुलेशन ब्लड की वजह से ही होता है। तो ब्लड के बिना तो आपको मालूम है कि पॉसिबल ही नहीं है जीना। अल्टीमेटली ये बनता कहाँ है? ये बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो, रेड बोन मैरो, जो हड्डी के बीच का जो एक पोर्शन होता है, यहाँ बीच में एक बोन मैरो हम इसको बोलते हैं, ये बीच वाला पोर्शन होता है। इसमें ये आरबीसी बनती है, यानी कि ये आपका ब्लड बनता है। और ब्लड बनने की प्रक्रिया को हम साइंस में हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। बट एनीवे, इसको जो बनाने का सिग्नल है, सिग्नल कहाँ से मिलता है? सिग्नल मिलता है किडनी से। किडनी में एक इराइथ्रोपोइटिन नाम का, ईपीओ हम छोटी भाषा में बोलते हैं, एक ऐसा हार्मोन बनता है किडनी में, जो ब्लड में जाके बोन मैरो को संदेशा देता है, स्टिमुलेट करता है, आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि आप ब्लड बनाओ, आरबीसी बनाओ। आपको बहुत बार जनरली देखने को मिला होगा कि जिनको किडनी की समस्या होती है, जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है, उस केस में उनका उनका ब्लड भी घटना स्टार्ट हो जाता है, एनीमिक हो जाते हैं, एचबी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि खून बनने का जो सिग्नल है, संदेश है, जो मैसेज है, वो किडनी से ही ईपीओ के माध्यम से जाएगा, ईपीओ नहीं बनेगा। अब अब जैसे ईपीओ तो बन रहा है, एक कंडीशन आती है, ईपीओ बन रहा है, वो आर या हड्डी के पास पहुंचा, और हड्डी के पास पहुंच के उसने मैसेज दे दिया बोन मैरो को कि भाई खून, ब्लड बनाओ, ब्लड बनाओ। अब बनाने के लिए, जैसे ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल ना हो। रॉ मटेरियल का मतलब है, इसमें चाहिए खून बनाने के लिए आपको आयरन, फोलेट
एंड B12। ये तीन आपको मेन रॉ मटेरियल चाहिए खून बनाने के लिए, राइट है। अब ये नहीं होंगे तो ईपीए रजिस्ट कर जाएगा, ईपीए काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि ईपीए ने तो स्टूमुलेट कर दिया, मैसेज दे दिया, बट रॉ मटेरियल नहीं था तो ब्लड नहीं बनेगा। एक ये कंडीशन है। एक कंडीशन है रॉ मटेरियल तो है पर मालिक का संदेश नहीं है, फैक्ट्री चलाओ। वो कहाँ से आ रहा है? वो किडनी से आ रहा है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि दो तीन टाइप की कंडीशन है इसमें मेनली, जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। सो यहाँ पे अब जैसे दोनों चीज़ें होंगी तो बोन मैरो आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और ये सारी चीज़ें एंड प्लेटलेट्स ये बना के ब्लड में छोड़ देगी, वापस से खून की धारा में बहना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो पुराने वाली हैं, जो खून पुराना हो गया, जैसे आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन की, डब्ल्यूबीसी की 1 दिन की भी हो सकती है, प्लेटलेट्स जो आते हैं वो 10 दिन की उनकी लाइफ होती है। तो ये एक तरीके से जो ओल्ड वाला है, ये हमारे बॉडी में एक स्प्लीन नाम का ऑर्गन होता है, स्प्लीन। ये राइट जो आपकी चेस्ट है, राइट साइड में, चेस्ट के जस्ट नीचे ये स्प्लीन पाया जाता है। ये क्या करता है? ये साफ सफाई का काम करता है, पुराने वाले को तोड़ के उसमें उससे आयरन निकाल लेगा, आयरन को इकट्ठा कर लेगा, फिर से वो बोन मैरो के पास भेज देगा, ब्लड में डाल देगा। तो ये एक तरीके से नेचर का एक प्रोसेस है खून बनने का। फिर अंदर ही साफ, समटाइम्स स्प्लीन खराब हो जाती है तो फिर इसका काम लीवर लेना स्टार्ट कर देता है। अब जो लीवर है, लीवर जो है, लीवर बेसिकली कुछ ऐसी चीजें बनाता है, जैसे ब्लड क्लोटिंग, खून जिससे जमता है, वो फैक्टर जो है, टीपीओ हम बोलते हैं उसको, थ्रोम्बोपोएटिन नाम का एक फैक्टर बनता है उसमें। उसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है और ब्लड, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे ब्लड फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली कई ऑर्गन से साफ सफाई, फिर उसका फिल्टर करना, ये पूरा एक प्रोसेस होता है बॉडी में। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी, जैसे किसी का लीवर खराब है या लीवर को कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लाजमी सी बात है कि उसका फिल्ट्रेशन पूरा नहीं है, टॉक्सिसिटी ब्लड में बढ़ेगी, आयरन की कमी हो जाएगी। क्योंकि आयरन को और B12 को का जो स्टोरेज है, स्टोरेज हाउस कौन है? वो लीवर है। अब लीवर किसी का खराब रहता है तो आयरन और B12 स्टोर नहीं होगा, इस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है, इस कंडीशन में भी आपका HB घट सकता है। तो ऐसे में मोटी मोटी बात है कि आज के टाइम पे यदि आप देखेंगे, आज के लाइफस्टाइल में क्या दिक्कत है, क्यों आज लोग एनीमिक होते जा रहे हैं? सबसे पहली बात ये आती है कि जो आप सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, सेडेंट्री का मतलब है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सेडेंट्री लाइफ में जो हार्मोन बनता है जिससे ब्लड बनाने का सिग्नल मिलता है बोन मैरो को, ईपीओ, ये बनना कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जब जो आदमी एक्सरसाइज करते हैं उनमें खून की कमी कम कम ही देखने को मिलती है, बल्कि एचबी और आरबीसी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से या कुछ जैसे कीनिया वाले लोग हैं या जो निग्रोज होते हैं, वो लॉन्ग रनिंग में क्यों जीतते हैं, क्यों मैराथन वो जीतते हैं? उनके पीछे ये होता है, उनका ईपीओ लेवल ज़्यादा होता है। ईपीओ लेवल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो हाई एल्टी पे रहते हैं। जो समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे रहेगा वहाँ ऑक्सीजन की कम, यानी कि ऑक्सीजन कम होगा, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से तो बार बार में ईपीओ ज़्यादा बूस्ट होगा और जिससे आरबीसी बढ़ जाएंगी। और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, और जितना खून में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी बॉडी में, उतनी एनर्जी मिलेगी, उतना स्टेमिना आएगा। तो जो लोग 4 सीढ़ी चढ़ते ही हाफ देते हैं, जीना चढ़ते ही हाफ देते हैं, स्टेयर्स पे जाते ही हाफ हाफना स्टार्ट हो जाते हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो, सीधा मतलब है कि खून की कमी है, आयरन, फोलिक एसिड या B12 की कमी है। जिनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, हाथ पैर ज़्यादा ठंडे रहने स्टार्ट हो जाएं, तो ये भी एक खून की कमी, लो हीमोग्लोबिन के एक तरीके से सिम्टम्स हैं।
समटाइम लोग है ना फोकस करते हैं मेरे बाल गिर रहे हैं, तो वो शैम्पू पे तो फोकस कर लेते हैं, हाइजीनिटी पे तो कर लेते हैं, पर आप देखेंगे आयरन की कमी में बाल भी ज़्यादा झड़ते हैं। आयरन फोलिक एसिड की कमी में इनफर्टिलिटी भी आती है, स्टेमिना भी डाउन हो जाएगा और सारा दिन आप टायर्ड फील करोगे। क्यों टायर्ड फील करोगे? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन से ही एनर्जी मिलेगी। अब आपके खून की कमी होने के कारण, हीमोग्लोबिन की, आरबीसी की कमी होने के कारण, तो आपके खून में ऑक्सीजन कम जा रही है, ऑक्सीजन कम जा रही है तो आप टायर्ड फील करेंगे। आपके नाखून जो हैं वो येलोइश होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन येलोइश होना स्टार्ट हो जाएगी और नाखून रफ होना स्टार्ट हो जाएंगे और बीच से ये जो नाखून का ये पोर्शन है, ये एक तरीके से बीच से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लेंस होता है ना, वैसी फॉर्म का होना स्टार्ट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो ऐसे ये कुछ सिम्टम्स हैं, टायर्ड रहना, इरिटेशन रहना, बाल झड़ना और थोड़ी-सी नमनेस रहना बॉडी में एंड लाइक हाथ पैर थोड़े से ज़्यादा ठंडे रहना, पसीना आना ज़्यादा, तो एकदम रात को स्वेटिंग होना, ये क्या है? ऑल दीज़ आर द सिग्नल एंड सिम्पटम्स ऑफ द आयरन, फोलिक और बी12 डेफिशिएंसी। अनीमिया की वो एक तरीके से अनीमिया हो सकता है। सो ईपीओ कम बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड फॉर्मेशन कम जाएगा। अभी जो लोग चाय की खाना खाते तुरंत बाद चाय पीते हैं, कॉफ़ी या चाय पीते हैं, आज के टाइम पे तो अल्टीमेटली ये वाला पैटर्न जो है लाइफ़स्टाइल में ये चल ही रहा है। टी एंड कॉफ़ी जस्ट आफ्टर मील, तो ये मान के चलना हम अपने आयरन को अनअवेलेबल बना रहे हैं, वो बाहर निकल जाता है, वो ब्लड में जाएगा नहीं, अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा। इसके साथ-साथ ये देखेंगे आप, यदि आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो वो पहले ही लो इन न्यूट्रिशन है, जो फ़ास्ट फूड हैं। उसमें क्या होगा, हाई हीट पे जो फ़ोलिक एसिड है, जिसको हम फ़ोलेट बोल रहे हैं, फ़ोलेट एंड विटामिन सी, ये दोनों खत्म हो जाते हैं और ये दोनों ही चाहिए ब्लड बनने के लिए। विटामिन सी तो चाहिए आयरन को पेट से ब्लड में पहुंचाने के लिए, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए। और टी कॉफ़ी आफ्टर मील जस्ट, ये भी ऑलमोस्ट जैसे चाय पीते हैं और या उसके तुरंत बाद चाय पियेंगे, 60 से 70% आयरन को ये अंदर जाने ही नहीं देता, तो उस केस में भी अनीमिया हो जाता है। देखो पहले लोग ना, बड़े हमारे पहले की जनरेशन बड़ी शानी थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, वो बच्चों को कभी भी चाय नहीं पीने देते थे, क्योंकि उस केस में उनका ये कहते थे चाय पीने से काला पड़ जाएगा। काला पड़ने का मतलब यही था कि उसका ब्लड जो है ना, आयरन है, आयरन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अल्टीमेटली क्रोनिक स्ट्रेस जो है, जैसे किसी को स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहता है बंदा, क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगी। इन्फ्लामेशन बढ़ते ही आयरन होगा तो बॉडी उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, इसलिए वो बोला जाता है चिंता चिता के समान है। ये आपके अंदर के आयरन को यूटिलाइज ही नहीं करने के लायक छोड़ेगी, तो फिर खून की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। आयरन तो था बट अंदर बॉडी के स्ट्रेस थी, इन्फ्लामेशन था, उस केस में भी आप एनीमिक हो सकते हैं। इरेगुलर मील, कुछ लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे मॉडर्न जमाने में, एक ऐसा काम करने जा रहे हैं लोग जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा सही कंडीशन न्यूट्रिशन लेने की पेट में, डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो ज़्यादा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होता है, वो होता है ब्रेकफास्ट के टाइम, क्योंकि इसमें लीवर भी ज़्यादा अपना बाइल बना रहा है, एसिड भी ज़्यादा बन रहा है। तो डोंट ट्राई टू स्किप द ब्रेकफास्ट, ये सबसे बुरा मतलब एक मैं मानता हूँ कि आपको यदि कोई ऐसा कर रहा है, ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहा है, डोंट ट्राई टू स्किप द ब्रेकफास्ट, ऑलवेज न्यूट्रिशन रिच ब्रेकफास्ट आपको लेना चाहिए। आजकल लोगों ने मॉडर्न लाइफ में क्या कर दिया है, हल्का सा ब्रेकफास्ट करूंगा, एक वाइट ब्रेड खा लिया, थोड़ा सा चाय पी ली, उसको वो ब्रेकफास्ट बोल रहा। मैं कहता हूँ ब्रेकफास्ट नहीं है वो, तो आपका एक तरीके से स्ट्रेस बस्टर है। ऊपर से वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देगा, ग्लूकोज बढ़ा देगा, पहले ही बॉडी में इन्फ्लामेशन थी। सो डोंट ट्राई टू लाइक, ब्रेकफास्ट में हमेशा ही न्यूट्रिशन को फोकस कीजिए कि किस में ज़्यादा न्यूट्रिशन, जैसे फ्रूट्स हैं,
सबसे बेस्ट टाइम इसलिए सुबह खाने का होता है क्योंकि उस टाइम पे बाइल ज़्यादा बनता है, तो फ्रूट को जो एसिड ऑलमोस्ट खट्टी चीज़ होती है मैक्सिमम फ्रूट में, तो उस टाइम पे बाइल ज़्यादा बन रहा है तो उसको डाइजेस्ट करना, उसको यूटिलाइज़ करना बहुत अच्छा होता है। शाम के टाइम मना करते हैं इसलिए बिकॉज़ लीवर का बाइल प्रोडक्शन कम होता है। तो ऐसे में जो लोग एंटासिड खाते हैं, जैसे आजकल एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है, जो एंटासिड खाते हैं उनमें तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी ही। आप देख लीजिए किसी का भी जो एंटासिड लगातार एसिडिटी बन रही है, उनको उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएँगे, तो उनमें तो ये कमी होगी। एंटासिड क्या कर रहा है, वो एक तरीके से नेचुरल जो आयरन को एब्ज़ॉर्ब करने का एनवायरनमेंट है पेट में, उसको वो एक तरीके से चेंज कर दे रहा है, मॉडिफ़ाई कर दे रहा है। तो ऐसे में अब ओबेसिटी मोटे लोगों में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के साथ जो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, और जो ही एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है हिप्पिसिडिन नाम का, ये लीवर बनाता है। ये कम बनता है, और ये कम बनेगा तो ऐसे लोगों का ब्लड जो है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ना मोटे लोगों में ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जो बिकॉज लीवर ने खून पतला करने का और ब्लड ब्लड क्लॉटिंग के लिए टीपीओ जो है वो बनाना होता है। तो ऐसे केस में इनका अनबैलेंस होते ही खून जो है गाढ़ा पतला जो अनबैलेंस है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये इशारा कर रही हैं सर कि आज का जो लाइफस्टाइल है। अभी मैं आपको एक और हो सकता है आपके लिए नई जानकारी हो, बट आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। कोई भी आप कोई भी आप सीड यूटिलाइज़ करते हो, या कोई भी आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपने देखा होगा, कोई भी बीज आपने जस्ट मिट्टी में लगाया, मिट्टी में कोई बीज लगाया, तो यहाँ ये अंकुरित होके कल को ये अंकुरित होगा, फिर ये पेड़ बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो अंदर की ज़मीन है ना, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। आपने सुना होगा दालों के पेड़ की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जो एनवायरनमेंट की जो जिसको पौधा डायरेक्ट नहीं ले पाता, उसको वो चेंज कर देता जैसे पौधे को पसंद है। जिस तरीके पौधा ले सकता है, पेड़ ले सकता है, उस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, और वो एक तरीके से यूटिलाइज कर लेता है। तो सेम लाइक दैट हमारी जो आज सेहत खराब होती जा रही है उसके पीछे बड़ा रीजन है। आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिए। ये जो पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, हेल्दी वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो आप कुछ खा रहे हैं, ये जब आ रहा है इस पे, तो इसको इतनी बारीकी से तोड़ते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो हम कुछ चीजों को ले ही नहीं पाएंगे। अब जैसे बी 12 है, पहले के लोगों में जो नॉन वेजिट जो वेजिटेरियन होते थे, उनमें भी बी 12 की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि पेट में पाए जाने वाला बैक्टीरिया अंदर जो गला सड़ा खाना था जिसको आप नहीं पचा पा रहे थे, उसको खा के आपको बी 12 दे रहा था। वो आपको फोलेट दे रहा था, आपको बायोटिन दे रहा था। तो अल्टीमेटली किसी में खून की कमी थी ही नहीं। वैसे तो नॉन वेज सोर्स से आता बी 12, बट जो मैं तो देखता था नॉर्थ इंडिया में नॉन वेज खाया नहीं जाता था, मेरे घर में आज भी नहीं खाया जाता। बट कभी भी मेरी मदर ने कभी नहीं खाया। आई एम नॉट ट्राई टू से आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि उनकी डाइटरी हैबिट ऐसी थी, वो नेचुरल और सीजनल चीजें खाते थे। अंदर के गुड बैक्टीरिया सही कंडीशन में रहते थे। तो उससे क्या होता था कि वो बी 12 दे देते थे। मैंने मेरी मदर की बहुत बार रिपोर्ट देखी है। तो जब भी उनका आयरन, फोलेट, फेरेटिन और बी 12 करवा जाता, कंप्लीट मिलता है। तो इट मीन्स कि आपका जो अंदर का जो इकोसिस्टम है वो यदि सही है, तो ये भी एक तरीके से देखिए आपकी बॉडी कहाँ से बन रही है। जैसे ये पेड़ कहाँ बन रहा है, मिट्टी में बन रहा है। आपकी मिट्टी क्या है, आपका पेट ही आपकी पूरी बॉडी को बना रहा है, क्योंकि खाया पिया वहीं पचना है और वहीं से आपको न्यूट्रिशन मिलना है। तो आपकी जमीन कहाँ है, आपका पेट में है। यदि आपका पेट खराब है तो मान के चलिए बहुत सारी चीजें ऐसी ये बैक्टीरिया इतने चीजों को क्रश करके छोटे छोटे उसमें तोड़ देते हैं, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे, क्योंकि 70% जो इम्यूनिटी है
70% इम्यूनिटी हमारे पेट में ही पाई जाती है, हमारे गट लाइन पे होती है। अब ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल तोड़ देते हैं जो हमारे इम्यून सेल को एक्टिवेट करते हैं, तो इसलिए इम्यूनिटी भी बेटर रहती है प्रोबायोटिक से। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं जो सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है, यहाँ पे नर्व एंडिंग है, तो ये मॉलिक्यूल, ये सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करते हैं। आजकल नई रिसर्च चल रही है जिसके प्रोबायोटिक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनमें स्ट्रेस और एनजाइटी, अल्जाइमर जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए मूड का और गट का ना डायरेक्टली कनेक्शन है, ब्रेन का और पेट का डायरेक्टली कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए इनका कितना बड़ा रोल था, आपका मूड, आपकी मेमोरी, आपकी इम्यूनिटी, आपकी न्यूट्रिशन की सप्लाई, ये देखते थे। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे, अब इनको कौन मार रहा है? पेस्टिसाइड मार रहा है। बाहर से आप फाइबर नहीं खा रहे, वो मार रहा है। टाइम पे नहीं सो रहे, तो ओवर एसिड बन रहा है, ओवर एसिड बन के इनको वो खत्म कर रहा है। आप टाइम पे नहीं खा रहे, तो वो पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऐसे करके आज ये हमारी लाइफस्टाइल जो है, वो हमें एक तरीके से एनीमिक बनाती जा रही है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती जा रही है। हर तीसरे चौथे आदमी का आप देखेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आयरन फोलिक की डेफिशिएंसी है। सो वही है, यदि आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, आपकी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ा सा चलते ही हाफना स्टार्ट कर देते हैं। पहले स्किन और यहाँ आपकी ये भी इनर आई लाइन की जो चीज़ वो है, लाइन है आईलिड की, वो यदि येलो दिख रही है, वो भी फटीग, वीकनेस, लो स्टेमिना और ब्रिटल हेयर लॉस, जैसे मिट्टी खाने का मन करता हो, ये भी एक सिम्टम्स है आयरन की कमी है। यदि आपको बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनमें भी अक्सर देखा गया, और प्रेग्नेंट वोमेन भी पहले कच्ची मिट्टी खाते थे, तो क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी, और आयरन डेफिशिएंसी के कारण ही ऐसा मड को खाने का, मिट्टी को खाने का एक तरीके से मन करता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, ब्रेन फॉग, पुअर कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। सो अल्टीमेटली आपको साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? यदि आपको खून की कमी हो, आपका ब्रेन कम ऑक्सीजन लेगा, आप फ़ोकस नहीं करेंगे, आईक्यू आपकी नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट ज़्यादा काम करेगा क्योंकि ऑक्सीजन कम कैरी कर रहा है ब्लड, तो ऑक्सीजन पहुँचानी है, अंदर से बॉडी डिमांड कर रही है, ऑक्सीजन कम आ रही है, तो हार्ट को ज़्यादा धड़कना पड़ेगा, तो हार्ट पे प्रेशर पड़ना स्टार्ट होगा। इम्यूनिटी आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन में ऐसा हो तो प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी आप देखेंगे 30 से 35% जो डेथ होती हैं मैटरनिटी के टाइम पे, वो लो ब्लड की कमी, खून की कमी से ही होती हैं। सो पुअर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो आपकी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, टायर्डनेस होना लाजमी सी बात है। सो अल्टीमेटली ये कुछ चीज़ें थी जो आज के टाइम पे हमें, कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो बड़ा नेचुरल खा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, बट मैं बोलना चाहूँगा, हमने मिनरल्स छोड़े कहाँ हैं धरती में? कहाँ मिनरल्स? मिनरल्स तो आज रेड लाइट पे जाम लगाए हुए खड़े हैं, शहरों में जाके देख लीजिए, ये लोहा कहाँ से निकला हुआ है? ये धरती से निकला हुआ है। ये जितने मेटल आयंस दिख रहे हैं वो कहाँ से निकले हुए हैं? वो सारे धरती से निकले हुए हैं। सो हमें आज के टाइम पे कॉन्शियस होना पड़ेगा, और हमारा गट सही नहीं है, नींद सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, तो क्या लगता है वी आर ऑलमोस्ट सभी प्रोन टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक कंडीशन की तरफ हैं। सो आइए इसको ब्रेक करते हैं। सो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और एक तरीके से एनीमिया मुक्त भारत की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव चलता है एनीमिया मुक्त भारत, हम भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पे अब आता है आयरन एंड फोलिक एसिड। आयरन एंड फोलिक एसिड जनरली आपने मार्केट में सुनने को मिला होगा। ये अकेला जो हीमोफोर्टिन है वो आयरन एंड फोलिक एसिड ही नहीं है, ये कंप्लीट पैक है नेचुरल ब्लड बूस्टर के रूप में। कैसे है? क्योंकि इसमें 14 प्लस चीज़ों का कॉम्बिनेशन है
जो 14 इन 1 फॉर्मूला है, जो अकेला आयरन फोलिक नहीं है, नेचुरल ब्लड बिल्डर है। और इसका जब हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा इसको एम्फेसिस करेंगे, समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से ये फॉर्मूला काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आयरन जो है एंड क्वार्टर फोलिक जो है एंड B12, ये यानी कि फोलेट बोला जाता है, इसी कोई फोलिक एसिड बोलते हैं आयरन। ये एक तरीके से बिल्डिंग बेटर ब्लड के लिए आपको आयरन चाहिए, फोलेट चाहिए, एंड एक तरीके से B6 विटामिन, B3 एनर्जी के लिए चाहिए। एंड आज के टाइम पे नए कॉम्बिनेशन, नई रिसर्च ये आ रही है, यदि जिंक और विटामिन सी साथ में मिल जाता है, जिंक और विटामिन सी और B6 ये साथ में मिल जाता है, किसके, B12 के भी साथ में, तो एक नेचुरल ब्लड बूस्टर का काम करता है। अकेला जैसे आयरन खाएंगे, अकेला आप B12 खा लेंगे, वो काम नहीं आने वाला है। वो ऑलमोस्ट ना के बराबर काम करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा है, एक चीज एक बार पहुंच रही है, एक चीज एक बार पहुंच रही है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। तो ऐसे में हमें जाना पड़ेगा ऐसे कॉम्बिनेशन पे, लाइक जो B6, विटामिन सी एंड यहाँ पे आता है जिंक। ये जो कॉम्बिनेशन है विद तीनों के, B12, फोलेट एंड आयरन के, ये एक तरीके से ईपीओ को भी एक्टिव करता है, यानी कि किडनी को भी एक तरीके से स्टिमुलेट करने में ये हेल्प करता है कि आप ज़्यादा ईपीओ बनाओ, ऐसा कंडीशन पैदा करता है। सो इट रिस्पॉन्स को एनहांसमेंट करता है एंड नेचुरल कोफैक्टर का काम करते हैं, जो नेचुरल ब्लड बिल्डर के रूप में आपको फॉर्मुलेशन में होने चाहिए। और एनवायरनमेंट, किडनी में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जो ईपीओ ज़्यादा बनाने, ईपीओ का काम मैंने बताया था, ये सिग्नल देगा आपकी बोन मैरो को कि खून बनाने का सिग्नल देता है, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जब इस चीज फॉर्मूला को आप पर्टिकुलरली देखेंगे, अब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम, B12, बीटरूट, मोरिंगा, स्पेनच एंड फोलेट, ये आपका ईपीओ बूस्टर का काम कर रहा है। B3, B6, B12, जिंक, मैग्नीशियम, वाइटलिटी, न्यूरोलॉजिकल, आप नमनेस भी ऐसे रहते हैं, जैसे B12 की कमी में क्या होगी, हाथ पैर सूने पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, नमनेस रहनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में आपको न्यूरोलॉजिकली भी आपको बेटर करना पड़ेगा। और देखिए, डायबिटिक आदमी में भी, जो डायबिटिक पीपल होते हैं उनमें भी खून की कमी हो जाती है, उनमें जल्दी से खून की कमी होती है। तो डायबिटिक वाले का भी टेस्ट करवाएंगे तो आपको खून की कमी, तो हर डायबिटीज को साल में एक बार हीमो14 का कोर्स कर लेना चाहिए। हर जो बंदा जिनको फीमेल के फर्टिलिटी के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर हर महीने पीरियड साइकिल की वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत सारे फोलेट की, बहुत सारे आयरन, फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। और तो अल्टीमेटली ऐसी कंडीशन, और एथलीट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस अपना एक तरीके से इन्हांस करना होता है, बेटर परफॉर्मेंस करना होता है। तो उस केस में आप हीमो14 के साथ अश्वावन भी देंगे तो स्टेमिना और ब्लड दोनों का दोनों इंक्रीज होने के एक तरीके से आपको मतलब आपको विजिबल इफेक्ट दिखेगा 15 से 20 दिन में, एथलीट के केस में भी। ट्रांस रेस्वेराट्रोल जो इसमें डला है, ये क्या करता है, ये जो ब्लड बन गया उसको बचाने की कोशिश करता है कि जल्दी से खराब ना हो, जल्दी से यानी कि मैच्योर करके प्रोटेक्ट करता रहता है। एक तरीके से एंटी एजिंग ऑफ ब्लड के रूप में भी ये काम करता है, ब्लड को कि एजिंग जल्दी नहीं होने, खराब नहीं जल्दी होने देता। और पोमेग्रेनेट जो है वो ऑक्सीजन, पोमेग्रेनेट क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन को बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, स्टेमिना बढ़ जाएगा। आरबीसी तो है पर ऑक्सीजन को कम ले पा रही है, जो स्ट्रेस की वजह से, कुछ लोगों में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, आयरन भी है, खून भी है, पर वो ऑक्सीजन को कम बाउंड कर रहा है, तो ऐसे केस में भी उनका स्टेमिना लूज हो जाता है। जब वो टेस्ट करवाते हैं तब तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आती, वो लोग सोचते हैं कि यार मेरे में तो आयरन भी पूरा है, मेरे में B12 भी पूरा है, मेरे में खून भी पूरा, आरबीसी भी पूरा, फिर मेरा स्टेमिना क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो फेरेटिन है और जो आपका जो ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, जो ऑक्सीजन का कैरियर है, जिसको ऑक्सीजन चिपकती है,
तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, तो उसको भी आपको सेंसिटिव करना पड़ेगा, उसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पोमेग्रेनेट जो है वो उसको एक्टिवेट करता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करवाने में, बाउंड करवाने में खून के साथ ज़्यादा रोल प्ले करता है। बीट रूट जो है, बीट रूट में नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट नाम की चीज़ होती है। अब नाइट्रेट क्या करेगा, अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में टूट जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेंगी, खून की नली जो सिकुड़ी हुई है उसको ये ओपन करने का काम करता है, तो ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा तो आपका स्टेमिना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये एक तरीके से बीट रूट खून की नलियों को खोल रहा है। पोमेग्रेनेट ऑक्सीजन को बाइंड कैपेसिटी दे रहा है। विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा हेल्प कर रहा है। एंड आपको पता है मोरिंगा एंड स्पिनच में नेचुरल आयरन और ऐसे मिनरल्स होते हैं जो नेचुरल ब्लड को बूस्ट करने में, खून बनाने में हेल्प करते हैं। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश की गई इस फॉर्मूले से, चाहे कोई स्ट्रेस वाले का स्टेमिना कम हो, चाहे खून पूरा हो तब भी उसको सांस चढ़ रहे हो, या किसी का ईपीओ कम बन रहा हो जिसके कारण खून बनना बंद हो रखा हो या कम बन रहा हो, या कोई सिकल सेल जैसे जेनेटिकली प्रॉब्लम है, सही से मैच्योर नहीं हो पाती आरबीसी, वो वाला केस हो, तो ऐसे उसमें, या आयरन फोलिक है और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, रो मटेरियल ना हो, इन सारे केसेस में, या लीवर एक तरीके से कम काम कर रहा हो, इन सारे केसेस में आपके लिए ये आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए लोगों की ये बनाया गया है। यहाँ पे आप एक चीज इसमें देखेंगे, अब क्या है इसमें जो चीजें डाली गई हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे जो आयरन है, अब आयरन पे डिपेंड करेगा ये किस फॉर्म में है। आयरन इसमें डाला गया है फेरस। आप ये नोट करेंगे जो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, जर्नल आयरन फोलिक एसिड में फेरस बिसग्लाइसिनेट। फेरस बिसग्लाइसिनेट अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये एक तरीके से आपको बायो एक्टिव फॉर्म है। क्या है ये बायो एक्टिव? कुछ सिंथेटिक आते हैं आयरन फोलिक, वो बायो एक्टिव नहीं होते, वो बॉडी को एक्टिव करने पड़ते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने पे जोर लगाना पड़ता है, आधा एब्जॉर्ब होता है आधा बाहर निकल जाएगा स्टूल के थ्रू। बट यहाँ फेरस बिसग्लाइसिनेट जो है वो ऑलमोस्ट 6 टाइम ज्यादा एब्जॉर्ब होता है जर्नल आयरन से। दूसरा, फेरस बिसग्लाइसिनेट अल्टीमेटली गट पे जेंटल रहता है। गट पे जेंटल का मतलब है पेट पे कोई भी बाउल मूवमेंट के साथ डिस्टर्ब नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो आयरन फोलिक एसिड लेते हैं उस केस में यदि ग्लाइसिनेट फॉर्म नहीं है तो वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, बाउल मूवमेंट को दिक्कत कर सकता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो ऐसे लोग यूज नहीं कर पाते। सो ये वेरी जेंटल है। यहाँ पे आप देखेंगे इसे जेंटल ऑन गट एंड हाई बायो एक्टिव फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में ज्यादा से ज्यादा जाएगा, जब तक ब्लड में नहीं पहुंचेगा। आप और मैं किसी को आयरन फोलिक एसिड खिला सकते हैं, उसके नाम का डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते। यदि हम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हो सकता है वो खिला रहे हैं पर पेट में पूरा एसिड नहीं था, पेट में पूरा बाइल नहीं था, अच्छे से बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पाई, बाहर निकल गया, कॉन्स्टिपेशन कर दिया, खाया था उसने रिलीफ के लिए, उसने एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बढ़ा दी। सो आपको आज की साइंस में कॉन्जुगेटेड मिनरल्स, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मिनरल्स, कॉन्जुगेटेड मिनरल्स टेक। तो यहाँ पे अब आज की जो पॉपुलेशन है, आज के लोग अवेयर्ड हैं सारी चीजों के बारे में, तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट ही नहीं देना है, हमें सॉल्यूशन देना है। लोगों की जो प्रॉब्लम है, कोई चीज को पहले यूटिलाइज कर रहा था उसको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा था, उसको एब्जॉर्ब नहीं, कुछ लोग आयरन फॉलिक खा रहे थे बट उनका एचबी उतना ही मिलता है 2 महीने के बाद भी, इसका मतलब है बॉडी उसको ये ले ही नहीं पा रही है। ऐसे केस में आपको ऐसा फॉर्म देना पड़ेगा कि उसकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाए। सो फेरस बिसग्लाइसिनेट सबसे हाईएस्ट बायो एक्टिव फॉर्म है आयरन में, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा ये यदि आपके फॉर्मुलेशन में है, और ये गट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जेंटल ऑन द गट रहेगा। इसके साथ अब आता है फोलिक एसिड जो है, एक तो ये एब्जॉर्ब ही कम होता है नेचुरली, पेट से एब्जॉर्ब कम होगा, ब्लड में जाएगा। अब ये ब्लड में जाके
ये लीवर के पास जाता है। और आजकल आपको पता है बिना पीने वालों का भी फैटी लीवर है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हम बोल रहे हैं। 60% तो वैसे ही फैटी लीवर हैं। तो अब लीवर कहता है भाई साहब मेरे पास तो बहुत प्रेशर है, मैं तो अभी ये नहीं किस चीज का प्रेशर, ये फोलिक एसिड जब तक आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा, जब तक ये एक्टिव फोलेट नहीं बनेगा, ये फोलेट में चेंज नहीं होगा, तब तक नहीं बनेगा, तब तक बॉडी यूटिलाइज नहीं कर। इसको इसको चेंज कौन करेगा, एक्टिव कौन करेगा? इसको लीवर एक्टिव करता है। लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में कोई दिक्कत चल रही है, नहीं भी चल रही तो आधा खराब चला जाएगा। तो आज के टाइम पे यू आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो क्वार्टर फोलिक, किसको, वर्ल्ड का बेस्ट क्वार्टर फोलिक, जिसको हम बोलते हैं बायो एक्टिव फोलेट, यानी कि ये भी, जिसको लीवर का काम, लीवर को कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा, लीवर को काम नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बायो एक्टिव फॉर्म में आ रहा है, ऑलरेडी बायो एक्टिव फॉर्म में है ये। सो लीवर का काम घटा दिया आपका। और ये इंडिया में लाने वाली आप ही, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में लॉन्च किया क्वार्टर फोलिक। यानी कि क्वार्टर का मतलब 4 होता है, फोलिक का मतलब कोई फोर्थ वाला फोलिक, यानी कि लीवर को 4 स्टेज में तोड़ना पड़ता है फोलिक एसिड को, तब जाके वो एक्टिव होता है, तब जाके बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाती है। अब किसी ने फ्राई कर दी हरी सब्जी, अब आपने कुछ चीजें फ्राई कर दी, हाई हीट कर दी, उसका जो फोलिक एसिड था वैसे ही खत्म हो गया। खा तो रहे थे आप हरी सब्जी, पर हरे रंग की सब्जी रहेगी वो, उसके बाद पेट में गया, फोलिक एसिड था ही नहीं, थोड़ा बहुत था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हुआ तो लीवर पे प्रेशर था, लीवर ने थोड़ा बहुत किया तो वैसे ही पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन चाहिए, वो क्वार्टर फोलिक दे रहा है। और आप ज़्यादा स्टडी करना चाहें तो आप क्वार्टर फोलिक पे जाएं, गूगल करें आप। आजकल तो चैट जीपीटी सारे सबका गुरु है, तो इस क्वार्टर फोलिक को लिखें कि ये क्या काम करता है, और जर्नल फोलिक एसिड के बजाय ये क्यों बेटर है, राइट। सो इसके बाद अब आता है कि भाई साहब ये करने के बाद इसमें बायोप्रिन डाला हुआ है। बायोप्रिन का काम क्या है? ये ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट है। ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट का मतलब है काली मिर्च से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट। बायोप्रिन वर्ल्ड का बेस्ट एक्सट्रैक्ट माना जाता है, ये पेटेंटेड है। ये कोई भी चीज खाते हैं, देखिए आप पहले के टाइम पे काली मिर्च बहुत ज्यादा यूज होती थी हमारे खानों में, इवन मिठाइयों में यूज होती थी। तो कोई भी आप खाना खाते हैं तो उसको ये 6 गुना तक एक्स्ट्रा बॉडी में यूटिलाइज करवा सकता है। तो पहले ही एक्टिव फॉर्म दे रखी थी आपने, पहले ही हाई एब्जॉर्ब फॉर्म दे रखी थी, ऊपर से आपने इनहांसर भी दे दिया। सो ये क्या कर रहा है, इट्स ए इनहांसर, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इनहांसर बोल सकते हो इसको, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन एनहांसर, NAE, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन एनहांसर बायोप्रिन डला हुआ है, यानी कि ज्यादा बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी, राइट। साथ में आपने लिपोसोमल टेक्नोलॉजी यूज कर दी। और आप लिपोसोमल, यानी कि जो लीवर ने बाइल बना के उनको तोड़ने का काम करना था अंदर पेट में, तो आपने लिपोसोमल में वो भी आपका आधा लीवर का काम घटा दिया। सो अल्टीमेटली हाई एब्जॉर्बल फॉर्म जो हो सकती है आयरन फोलिक एसिड B12 की, वो आपको मिल रही है। और साथ में विटामिन सी भी है, आपको पता ही है आयरन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी भी चाहिए, बट बिसग्लाइसिनेट की को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी ज़्यादा नहीं चाहिए। यदि आपको एंटासिड भी जो ले रहे हैं लोग, उनको भी ज़्यादा ये यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं तो जो एंटासिड ले रहे हैं उनमें जो आयरन, जर्नल आयरन फोलिक एसिड खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। तो ऐसे में आयरन फोलिक एसिड, अब साथ में सेल को एनर्जी चाहिए, चाहे वो आपकी आरबीसी है वो भी सेल है, तो B3 डला हुआ है कि अच्छे से काम करे, B6 डला है तो ये भी डला है, साथ में आपका ट्रांस रेस्वेरेट्रोल इस खून को बचा के रखता है, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, एंड हार्ट की हेल्थ को बेटर रखता है। सो अल्टीमेटली अब लास्ट में बात आएगी जाके
प्रोबायोटिक। अब अब ये भी डला है, ये भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब ऐसा माना जाता है कि एक जो एसिडोफिलस बैसिलस नाम का जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, जो गुड वाला होता है, प्रोबायोटिक ही बोलते हैं, उसका नाम है, एक मल्टीपल नाम के प्रोबैक्टीरिया होते हैं, उनमें से एक का है एसिडोफिलस। जो एसिडोफिलस होता है वो अंदर आपके गट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनाता है जो सिग्नल करते हैं ईपीओ बनाने में। यानी कि ब्लड फॉर्मेशन के लिए जो ईपीओ चाहिए वो गट से सिग्नल होके जाता है। यदि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके किस में है, आपके सप्लीमेंट में है। सो यही मैं बोलना चाहूंगा। आपका ईपीओ बढ़ाना हो, मैग्नीशियम इसमें है, जिंक इसमें है, B12 इसमें है, एंड जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, और एक एस कोलराडी नाम का बैक्टीरिया होता है, ये भी इसमें डले हुए हैं, जो एक तरीके से बैलेंस गट माइक्रोबायोम एंड क्रिटिकल फॉर द डाइजेशन एंड इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करता है और ईपीओ बूस्टर में हेल्प करेगा। सो अल्टीमेटली आप इस प्रोडक्ट को एक आयरन फोलिक एसिड ना समझें, ये एक नेचुरल ब्लड बूस्टर के रूप में आपको मिल रहा है। तो इसको फाइनली अपन कंक्लूड करते हैं। आइए कंक्लूड करते हैं। सुपीरियर इन न्यूट्रिएंट्स है ये, गोल्ड स्टैंडर्ड के आप 24 कैरेट गोल्ड स्टैंडर्ड के आप न्यूट्रिएंट्स इसमें यूज कर रहे हैं, चाहे आपका बिस्ग्लाइसिनेट फॉर्म हो फेरस का, आयरन का, या बायो या एक्टिव फोलेट क्वार्टर फोलिक हो, साथ में बायोप्रीन हो, प्रोबायोटिक हो, विटामिन सी हो। सो ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर न्यूट्रिएंट्स बायोअवेलेबिलिटी आपके लिए, न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। एक्टिव फोलेट है, जेंटल आयरन है, यानी कि बहुत जेंटल आयरन है, फेरस बिस्ग्लाइसिनेट है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, जो कि आपको एक तरीके से नींद अच्छी दिलाने में भी हेल्प करता है। जब आप इस सीमोफोर्टिन को यूज करते हैं तो थोड़ी नींद भी अच्छी आती है, मसल भी रिलैक्स रहती हैं, राइट। एंड आप सिनर्जेटिकली आप देखेंगे इसमें पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट के साथ आपका बीट रूट के साथ आपका मोरिंगा, स्पिनच, ये चार का जो क्वाड है, ये नेचुरल आयरन भी होता है, फोलिक भी होता है इनमें, और साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहे हैं, ब्लड को बचाने का काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और आपकी खून की नलियों को खोलने का काम भी करते हैं साथ में। सो सेलुलर प्रोटेक्शन, ये सारे गट हेल्थ जो इरिटेशन हो सकती है उस पे, उसको बचाने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सो अल्टीमेटली आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट को एक नेचुरल ब्लड बूस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। और किस किस को खाना, डायबिटिक वाला बंदा, प्रेग्नेंट, जिसको ज़्यादा एक तरीके से एंटासिड खा रहे हैं, पेट में एसिडिटी गैस ब्लोटिंग बनती है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, किडनी पे थोड़ा बहुत जिसको दिक्कत रहती है उसके केस में भी बने भी आपको एथलीट को ज़्यादा स्टेमिना चाहिए, उस केस में भी एक नेचुरल स्टेमिना बूस्टर के रूप में, और यदि साथ में अस्वावन दे दिया तो बहुत क्लासिकल कॉम्बिनेशन बन जाता है ये। सो ये सारे लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फोलिक एसिड ये बना ही नहीं पाता, और ये जो क्वार्टर फोलिक है डायरेक्टली इस फॉर्म में जो बॉडी को चाहिए उसी फॉर्म में ये आपको मिल रहा है। सो आप इसको और भी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, कैसे कैसे ये जो मैंने आपको बताया ये वेल पब्लिश्ड एंड वेल स्टडीड मॉलिक्यूल हैं, वेल क्लिनिकल सेफ मॉलिक्यूल हैं, जो आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे एविडेंस बेस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इन प्रोडक्टों को यूज़ करके 10-10, 15-15 दिन में 2-2, 3-3 यूनिट भी बढ़ाने का एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा है हीमोग्लोबिन की, और उनको लगा है कि मेरी थकावट कम रहना स्टार्ट हो गई है, मसल में क्रैम्प रहते थे वो कम हो गए हैं, स्टेमिना स्टेज चढ़ा नहीं जाता था वो सारी चीज़ें सही हो गई हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड
प्रोबायोटिक भी इसमें डला है, और ये पहला ऐसा आयरन फोलिक एसिड है ग्लोबल लेवल पे, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, पहला आयरन फोलिक एसिड ऐसा है जो ग्लोबल लेवल पे प्रोबायोटिक के साथ आप लेके आए हो। इससे पहले आयरन फोलिक में किसी ने भी प्रोबायोटिक की नहीं सोची थी। पर प्रोबायोटिक हम इसलिए लाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिक साइकिल में सबसे पहला काम गट का ही आता। गट सही है, हेल्दी है, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें हैं हम बेटर कर सकते हैं। सो इसे सॉल्यूशन बेसिकली, ये सॉल्यूशन है, और आप इन सारी चीज़ों के एविडेंस भी देख सकते हैं। सो बेनिफिट आपको पता ही है, ईपीओ बूस्ट करेगा, रिड्यूस फटीग, मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल, रिड्यूस रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को बेटर करेगा, न्यूरोलॉजिकल हेल्प करेगा, मसल्स को स्ट्रोंगर बिल्ड करने में हेल्प करेगा, कग्निटिव फंक्शन को, हेयर लॉस हो रहा है तो उसको भी बचाने में काम करेगा। और आप देखेंगे मलाजमा जैसी कंडीशन, जो चेहरे पे दाग आ जाते हैं एजिंग के हिसाब से, उसमें भी आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिली, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल रही हैं, जिसका नाम है हीमो14। सो दिस इज़ द कंप्लीट होलिस्टिकली एक प्रोडक्ट डिजाइन है, मार्केट में आपके पास है। अब आता है प्रोटीन। देखिए, जर्नली मार्केट में, जर्नली वुमेन के केस में ये सोचा जाता है प्रोटीन उनको चाहिए जिनको मसल बनानी है, जो जिम जाते हैं, जो एथलीट हैं, हमें प्रोटीन तो नहीं चाहिए। ये 80% वुमेन, क्योंकि घर का किचन है, खाना बनाने उन्हीं का काम है, तो प्रोटीन के बारे में उनकी अवेयरनेस नहीं है, मिथ नहीं, मिथ है। पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जिस आंखों से मुझे देख रहे हो उसका लेंस प्रोटीन से बना है। जिस हीमोग्लोबिन की अपन बात कर रहे थे अभी, एचबी जो टेस्ट करवाते हैं ब्लड में, एचबी एक प्रोटीन है। जिस इंसुलिन से हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इंसुलिन एक प्रोटीन है। जे जो जिन हेयर्स को हम अपने स्टाइल के लिए, ब्यूटी के लिए डेली संवारते हैं, ये एक प्रोटीन से बने हैं। जो हमारे टिप पे उंगलियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लास्ट में हार्ड चीजें हैं, ये नाखून किससे बने हैं? ये हमारे प्रोटीन से बने हैं। जिस इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी का जो मेन मॉलिक्यूल होता है वो होता है एंटीबॉडी। यानी कि इम्यूनिटी किसके कारण है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किस चीज से बनी है? प्रोटीन से बनी है। स्किन किससे बनी है? कोलाजन प्रोटीन से बनी है। लिगामेंट किससे बने हैं? जिनसे ज्वाइंट्स हम चलते हैं, वो प्रोटीन से बने हैं। सो अभी भी आपको लगता है कि आपको प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, जब सप्लीमेंट खाते हैं प्रोटीन, तो उसको डाइजेस्ट करना एक नॉर्मल आदमी के बेस पे पॉसिबल नहीं है। 70 किलो के आदमी को लगभग लगभग 42 से 46 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, राइट? अब जो जर्नल आदमी घर पे रहता है, ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिजिकल वर्कआउट नहीं करता, वो नेचुरली प्रोटीन लेना स्टार्ट करे, नेचुरल चीजों से लेना स्टार्ट करे, तो कितनी खानी पड़ेगी? एक रोटी में 3 ग्राम होता है। आप देख लीजिए, क्या दिन में 15 से 18 रोटी खा सकते हो आप? यदि खा रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। बट नहीं खा रहे हैं तो इसका सीधा का सीधा असर मैं बता रहा हूं, आपका फेस फ्लपी रहेगा, फेस पे सोजन रहेगी, लोअर एब्डोमेन पे पानी इकट्ठा रहेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे बार बार में भूख लगेगी, ये प्रोटीन की कमी के साइन है। जिसको कहते हैं सर मेरी तो भूख ही नहीं बंद होती, बार बार में भूख लग रही, इसका मतलब है प्रोटीन नहीं खा रहे हो, ज्यादा कार्ब खा रहे हो, उसी की वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। तो ऐसे में आपको 18 रोटियों से आपका डेली का प्रोटीन पूरा हो रहा है। 2 लीटर दूध पीना पड़ेगा। क्या आप पचा पाएंगे आज के टाइम पे 2 लीटर दूध? 10 अंडे, यदि आपको प्रोटीन दिन का पूरा करना, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, एथलीट की बात नहीं कर रहा हूं, एक जर्नल गृहिणी की और एक जर्नल इंसान जो डेली ऑफिस जा रहा है, जो एक जर्नल अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। यदि नेचुरल रिसोर्स से लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है हाई कैलोरी के हमारी बॉडी में आएगी, और हम मोटे होते जाएंगे अकेला प्रोटीन की कमी को पूरा करने में। पहले के लोग क्या थे कि दिन में चपाती, दाल, सब्जी, ये ज्यादा, और वर्क ज्यादा करते थे, तो उनकी पहले के हमने सुना होगा इतनी ज्यादा डाइट होती थी। अरे यार, वो पचा लेते थे, उनके कैलोरी का बैलेंस हो जाता था, तो उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता था, वो मोटा अनाज खाते थे। तो ऐसे में सिंपली ये है कि हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो आज की हमारी इस डिमांड को पूरा कर पाए।
विदाउट मेकिंग हाई कैलोरी, ज़्यादा कैलोरी ना बढ़ाते हुए उसको हम वीगन के रूप में लेके आए। वीगन को डाइजेस्ट करना आसान है, यानी कि प्लांट से जो आया उसको डाइजेस्ट करना आसान है। सबसे बेस्ट रास्ता बताता हूं मैं। 3 ग्राम एक रोटी में होता है, 2 रोटी आप खाते हो, 1 चम्मच एक रोटी में, 1 चम्मच एक रोटी में 10 ग्राम ये, 3 ग्राम ये, कितना हो गया 16 ग्राम। सुबह सुबह 2 चपाती खाई आपने, और मैं ये कहूंगा कि मोटे अनाज की खानी चाहिए, तो 3 ग्राम की जगह 4 ग्राम आ जाएगा, 5, यानी कि 16 से 18 ग्राम आपका सुबह ब्रेकफास्ट में फिनिश हो गया। ऑलमोस्ट आपका 40% आपने 2 चपाती में। अब ये जो वीगन यहाँ पे प्रोटीन दिख रहा है, इसको आप आटे में गूंथ सकते हो। जो चाय चम्मच, जो चीनी वाली चम्मच होती है, 2 चम्मच अपने आटे में डाल लीजिए। 2 बंदों की बना रहे हो तो 4 चम्मच डाल लीजिए, तो आपका 40% प्रोटीन सुबह ब्रेकफास्ट में पूरा हो गया। अभी सपोज करो रोटी में आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो सब्जी बनने के बाद जस्ट लास्ट जब उसको आपने बंद किया है, लाइक आपने आग से उतारा, उसको आग से उतारा है या चूल्हे से उतारा है, उस उतारते ही उसमें अपने निकाल के उसमें दो ग्रेवी में मिला लीजिए, यानी कि अपनी सब्जी में मिला लीजिए, इसको लिक्विड वाली में दाल में मिला लीजिए, तो आपको वो ये और ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। तो अल्टीमेटली आप ग्रेवी में इसको यूज कर सकते हो, उसको बेक कर सकते हो, इसको आप चपाती में, मैं तो बोलूँगा चपाती में थोड़ा सा आपको फाइबर ऐड ऑन करके इसको ऐड ऑन करेंगे, तो इसको डाइजेस्ट करना आसान, इसको खाना आसान। और बच्चे जल्दी प्रोटीन नहीं खाते, और आजकल हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा मिला दीजिए उसके पराठे में ही, यदि वो पराठे खा रहा है तो मिला दीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दीजिए, तो अल्टीमेटली। और आपने थोड़ा सा स्प्राउट जो होता है, जैसे मूंग है, रात को भिगोया, तो उसको भी ग्राइंड कर लीजिए थोड़ा सा, और उसको भी चपाती में डाल दीजिए और इसको भी डाल लीजिए, तो आप अपने प्रोटीन की इस तरीके से रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। और अपने हेल्दी बाल, आंखें अच्छी, ब्लड अच्छा, लिगामेंट अच्छे, मसल अच्छी, आप एक तरीके से प्रोटीन को बढ़ा के एंटी एजिंग इफेक्ट दे सकते हो, बॉडी को लंबे टाइम तक जवान दिख सकते हो। सो अकेला ये एथलीट को नहीं चाहिए, और आपका कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, खेल भी रहा है, तो उसकी चपाती में उसके इसको आप मैंगो शेक में भी पिला सकते हो, इसको आप बनाना शेक में, चीकू शेक में भी पिला सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं डला हुआ है। और इसका स्कोर आप देखेंगे ना, नीचे लिखा पीडी कास वैल्यू। पीडी कास का मतलब है जितना आप इसको खा रहे हैं, ऑलमोस्ट उतना इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है, उतना ये यूटिलाइज हो रहा है बॉडी में। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आप खा रहे हो पर कम ही वो बॉडी में यूज होगा, आधी आधा बॉडी में यूज ही नहीं होगा, बट इसका स्कोर 1 है, और रिच इन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, और इजी टू डाइजेस्ट है, और डाइजेशन के लिए इसमें थोड़ी सी दो चार चीज़ें और एड ऑन की गई हैं। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे इसमें फेनल सीड, यानी कि सौंफ का थोड़ा एक्सट्रैक्ट डाला गया है, इसी में ही पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट डाला गया, इसी में जिंजर, ये 3 चीजें डाली गई, इनका पाउडर मिलाया गया हल्का सा, जो गैस नहीं बनने देगा, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, और जो ब्लोटिंग नहीं होने देगा। सो पाइनएप्पल, फेनल सीड एंड जिंजर, ये आपका डाइजेस्टिव सपोर्ट करेंगे। और मैं तो बोलूँगा कि हमें इसको ये सप्लीमेंट नहीं है, ये डेली की नीड है, ये डेली की नीड है। हम सप्लीमेंट तो है जब आप कोई चीज नॉर्मल ले रहे हो उससे ऊपर बढ़ा रहे हो, अभी नॉर्मल ही नहीं खा रहे डाइट में, तो ऐसे में हमें इसको एड ऑन करना चाहिए। हमें अपने घर में वीगन वन को तो अपनी किचन में रखना चाहिए डेली आटे में, और मस्त वाली प्रोटीन रोटी बना के खानी चाहिए। या जब आप पनीर की सब्जी बना रहे हो, ग्रेवी तैयार कर रहे हो, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है इससे। मेरे घर में ट्राई होती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो वो भी एक प्रोटीन रिच आप ग्रेवी वाली दाल में डालेंगे, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी उसको डिजाइन कर सकते हो। तो इसको आप बेक कर सकते हो, आप इसको आटे में डाल के खा सकते हो, चपाती बना सकते हो, आप इससे शेक बना सकते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कीजिए। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज हमने ये जो सेशन किया है, आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा कि यस, कि हमने आज जो सेशन प्रोटीन पे और इस पे किया है, तो ऑलमोस्ट
1000 लोग एक बार हमारे साथ आए और बड़े ध्यान से सुना है बहुत सारे लोगों ने। तो इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। 1 मिनट में दूसरी डिवाइस से लॉग आउट हो जाता हूँ। जी। सो थैंक यू सो मच। हीमोफोर्टिन खून भी बनता रहे और मसल भी स्ट्रोंग रहें और हमारे जॉइंट्स भी तगड़े रहें और हम हेल्दी रहें, यंग रहें। यही आज की आई थिंक टेक अवे मैसेज है। और खून बनाने के लिए आपको ये नहीं कि खून की कमी होगी तब बनाना, वो डेली ही बनाना है। मसल, स्किन, हेयर, नेल, आपके हॉर्मोन्स, आपके एंटीबॉडी, आपके लाइक इंसुलिन जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारी बनी ही किससे हैं? प्रोटीन से बनी हैं। सो ज़रूर इसको आप, मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए नहीं, आपकी टीम के लिए भी और आपके कम्युनिटी के लिए भी एक तरीके से ज्ञानवर्धक रहा होगा, नॉलेज को बढ़ाने वाला रहा होगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो एक दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम क्वेश्चन लेंगे, दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं लेंगे। तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है या कोई क्वेरी आप करना चाहते हैं प्रोटीन के बारे में, हीमोफोर्टिन के बारे में, तो आपके लिए सेशन अवेलेबल है। आप जस्ट अपना हैंड रेज कीजिए या ऐसे हिला दीजिए हाथ, तो समझ में आएगा। सर एक एक मेरे सामने क्वेश्चन आया हैं है चैट दिनेश बॉक्स में सर। जी, दिख रहे हैं मुझे। दिनेश सर जी, एक चैट आप बॉक्स में अनम्यूट हो क्वेश्चन जाइए आया है। दिनेश जी। थैंक फिर यू सो अजय जी मच के सर। पास आएंगे। दिनेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सर, एचबी जो है, एक फीमेल है, उनका एचबी तो ठीक रहता है 13-14 ग्राम के बीच में, लेकिन बार बार उनका B12 कम हो रहा है और D3 कम हो रहा है। यस, इसका सीधा ये है कि उनका पेट में सही डाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी। तो ऐसे केस में आपको लीवो 1 भी ऐड ऑन कर देना जिसको डाइजेशन में इशू है। और B12 का सीधा डेफिशिएंसी का मतलब है पेट खराब है। तो लीवो 1 भी देंगे और पहले 3-4 दिन यदि जीपीएम दे दें तो नीचे का गट साफ हो जाएगा और लीवर को भी एक्टिवेट कर दें। और B12 जो है, आयरन और B12 जब आप ज़्यादा खा लेते हैं या डाइट में प्रॉपर लेते हैं तो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। और ज़रूरत पड़ने पे लीवर फिर वापस से बोन मैरो को दे देता है जब वो खून बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है बॉडी में। तो लीवो 1 भी एक बहुत अच्छा इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है हर कंडीशन में। सर, एक और सवाल है। एक 17 ईयर्स की गर्ल है, वो जी। बैडमिंटन प्लेयर है और नेशनल लगाया है उसने, जी। लेकिन नेशनल में वो अपना थोड़ा सा लो स्टेमिना की वजह से हार गई। जी। उसका स्टेमिना को हम कैसे इंक्रीज करें, मतलब क्या उसको दे सकते हैं? देखिए, फीमेल के केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि स्पोर्ट्स के केस में देखा गया है कि पीरियड साइकिल के जस्ट आसपास में उसका कंपटीशन हो तो समटाइम तो वो इम्पैक्ट डालता ही है, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन भी चेंज होते हैं एंड ब्लड का भी लॉस होता है। तो ऐसे केस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उनका जो भी लाइक ये ट्रेनिंग चलता है उसके साथ में यदि आप हीमो 14 को सुबह शाम और एक अस्वा 1 को आप एड ऑन कर देंगे, तो डेफिनेटली। और प्रोटीन भी उनको बोलो कि भाई आप नॉट ओनली एक वे प्रोटीन, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो आते ही कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैं देखता हूँ जिम में भी आजकल नए लड़के या वो प्रोटीन को घोलते हैं, शेक पे ऐसे हिलाते हिलाते पी लेते हैं। अब बॉडी की प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। अब प्रोटीन कैलोरी के लिए यूज हो जाएगा तो एक एक बनाना का काम करेगा। तो इतनी महंगी चीज एक बनाना यानी कि 5 रुपए के केले में ही निकल गई। तो ऐसे में हमेशा गाइड कीजिए, जो प्रोटीन लेने का सही तरीका है, पहले कुछ कार्ब खाएं एक्सरसाइज के बाद, थोड़ा सा फैट खा लें, बादाम वादाम कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट टाइप की, देन टेक द प्रोटीन, आपकी रिकवरी प्रॉपर होगी। तो प्रोटीन को लेने का वो बेस्ट तरीका है। और जो
सीधा प्रोटीन एनगल्फ कर रहे हैं और फाइबर नहीं खा रहे हैं, तो उनके साथ उनकी इम्यूनिटी, उनको देखेंगे आप, बहुत सारे जिम जाने वालों को आए एक्ने देखेंगे स्किन पे, कमर में बहुत सारी फुंसियां दिखेंगी। वो रीजन क्या है कि गट में सीधा आप ओनली प्रोटीन डाल रहे हो। ऐसा ऐसा कोई चीज ही नहीं है हमारी बॉडी में जो अकेली चीज को डाइजेस्ट करने के लिए इस दुनिया में प्रोटीन कहीं पेड़ पे लगा हुआ नहीं कि तोड़ के खा लिया। तो प्रोटीन दूध में था तो वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल के साथ था, तो वो लैक्टोज भी जा रहा था उसमें, कैल्शियम भी था, सारी चीजें थी। तो ऐसे में आपको अल्टीमेटली देखना पड़ेगा कि उनको प्रोटीन का यूटिलाइजेशन का सही तरीका क्या है। तुरंत बाद एक्सरसाइज के कार्ब लें, थोड़ा सा नट्स लें, देन प्रोटीन पियेंगे। और ये वाला भी बोलेंगे कि आप सारा दिन प्रोटीन नहीं पी सकते तो रोटी में भी बढ़ाएं। तो ग्रीन प्रोटीन को रोटी में ऐड ऑन करने के लिए जरूर बोलें कि उनकी डाइट कंप्लीट हो जाए स्टेपल फूड के साथ। ओके सर, लास्ट सवाल है, वेट गेन करने में हम विगन प्रोटीन दें या फिर एवन लीन दें वेट गेन करने में? वीगन प्रोटीन और इनका दोनों का मिक्सअप बना के शेक बना सकते हैं, आजकल मैंगो चल रहा है, हाई कैलोरी होती है, और थोड़ा सा बनाना डाल दें तो वो 2-3 बार पियेंगे तो वेट गेन हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अजय सर, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी आपका थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक तो ये था कि जैसे कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा होता है तो उनको प्रोटीन मना होता है, तो प्रोटीन भी जरूरी है, तो इसको कैसे मैनेज करें, और पर्पस में कैसे अंतर है वीगन और एवन लीन, जो सर ने अभी पूछा। यस, लीन जो है वो अकेला प्रोटीन नहीं है। वो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें विटामिन्स मिनरल्स भी है, वो मील रिप्लेसमेंट है बेसिकली। ओके। जैसे आपको स्मार्ट डाइट लेनी है कि कुछ भी नहीं खा रहे तो उसमें फाइबर भी डला, घोला पी लिया, आपने मील को रिप्लेस कर दिया। ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है। ये ये प्योर आपका प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। तो ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में ये प्रोटीन है, वो मील है बेसिकली। तो ये हम्म। ये डिफरेंस है उसमें। लगभग लगभग 11-12% के आसपास से आपका प्रोटीन कंटेंट है टोटल। ये तो टोटली ही प्रोटीन है। तो सर क्या वेट किसी को अगर लॉस करना है तो उसको एक मील से रिप्लेस कर सकते हैं लीन को? यस सर, कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि आपका मील रिप्लेसमेंट में आप पूरा ही कंप्लीट मील बनाना चाहते हैं, उसके बाद कुछ खाना ही नहीं, तो एक कोई सीजनल फ्रूट खा लीजिए, थोड़ा सा उसमें 100 ml दूध मिला लीजिए। यदि ओके। आपको मिल्क से एलर्जी नहीं है तो एक फ्रूट खाने के बाद ये एक चम्मच उसका और 100 ml मिल्क और पानी में मिक्स करके एक पूरा कंप्लीट मील बन जाता है कि सीजनल इम्यूनिटी भी आ गई, आपका फ्रूट भी आ गया, आपको फ्रूट फाइबर भी मिल गया, विटामिन मिनरल्स भी मिल गए, और साथ में आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट भी मिल गई जिसमें प्रोटीन था, और आपको बार बार क्रेविंग भी नहीं आएगी। तो यानी कि पूरा मील लेने के बाद अगर इस प्रोटीन को लीन को अलग से लेते हैं तो वेट गेन पे भी ये काम करेगा? हाँ, वो तो फिर कैलोरी बढ़ ना, उसमें जी। कैलोरी बढ़ जाएगी। ये नेगेटिव कैलोरी साइकिल चलाएंगे तो घट जाएगा, पॉजिटिव कैलोरी साइकिल चलाएंगे बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड वाली सर क्या करें, उसको यस, कैसे यूरिक एसिड का जी। हमारे पास प्रोडक्ट आता है, पहले उसका 3 महीने कंट्रोल करें यूरिक एसिड। आप यूरिक एसिड में लाइक पहले तो उसका पेट साफ करवाएं, जी। जीपीएम से और लीवो 1 से पेट साफ करवाएं, एसबीटीसी को स्टार्ट होने दें, और आपने यूरिक 1 जो हमारा प्रोडक्ट आता है उससे उसको पूरा का पूरा रिसाइकिल करवाएं। और यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल ये जब भी बढ़े हो ना, तो हमेशा याद रखना, सुबह खाली पेट 600 ml पानी पिलाना उस आदमी को, और 1 घंटे तक पानी के बीच में कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। 600 ml वाटर। 600 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा स्टमक का साइज वो होता है, वो 600 ml के लिए बना है। तो एक तो वो पूरा का पूरा एसिड और ये सारी चीजें रिसाइकल होना स्टार्ट हो जाएंगी, पेट सही से साफ होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आपने क्या बोलना है कि इस आदमी को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खिलाना, जिसका डायबिटीज है, जिसको यूरिक एसिड है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो बढ़ने वाली चीजें हैं, 6 बजे के बाद खाना बंद करवा दो उसका। और उसको बोलो गाय का घी या कुछ भी ऐसा है, 2 चम्मच एक सुबह एक शाम को खाना स्टार्ट करे, तो उसका पेट साफ रहेगा, उसका लीवर का प्रेशर हटेगा, तो धीरे धीरे उसका यूरिक एसिड भी ऑलमोस्ट नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 600 ml पानी की कितनी देर बाद उसको एसबीटीसी रिकमेंड करें सर? 1 घंटे के बाद। 1 घंटे बाद? हाँ। ठीक है और सर। एक 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 उपवास जरूर करवाना है, बढ़ने वाली चीजों में एक उपवास। कितने हफ्ते दिन में पे? हफ्ते में? हफ्ते में एक हफ्ते में एक उपवास, शाम का खाना 6 बजे के बाद बंद। ठीक है। तो उपवास में फ्रूट्स वगैरह लेंगे या एकदम टोटल पानी पे रहेंगे? टोटल पानी पे सर वो। ओके थोड़ी सी सर, ओके। समस्या आएगी, नींबू पानी ले सकते हैं, हम्म। बट कोई कैलोरी नहीं लेंगे। ओके सर। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम सर।
किसी और साथी का क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, बट आपने वीडियो ऑन करके हेलो हाई करना पड़ेगा। एक बार हेलो हेलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे सारे नहीं दिख रहे, मैं बार बार। अच्छा, राजेश जी के पास बहुत सारे लोग हैं, और लेते हैं, चलो क्वेश्चन दो चार लोगों की और लेते हैं। सर जय हिंद, राजेश जी। नमस्कार। जी नमस्कार जी। बड़ी देर से विक्रांत सर आपके दर्शनों का अभिलाषी था, और आज सौभाग्य से इस मंच के माध्यम से आपके दर्शन पॉसिबल हो पाए। एमएलएम से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, परंतु आपका जो प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम देखा सर, वाकई में ये दिल को छू गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसके माध्यम से मैं समाज के कई ऐसे परिवार के लोगों की सेवा कर सकता हूँ, जहां से सौभाग्य के साथ साथ में आर्थिक प्राप्ति की भी पॉसिबिलिटी है। तो विक्रांत जी, एक समस्या थी। मेरे नेबरहुड में एक ओल्ड लेडी है। अभी रिसेंटली उन्हें एक पैरालिटिक अटैक हुआ था अस्थमा के कारण, बट नाउ शी रिक्यूट, हर एक चीज से ओके हो चुकी है, परंतु ब्रेन में उनके ना क्लॉट्स बने हुए हैं, 2-3 क्लॉट्स। तो यदि उनके क्लॉट्स के संबंधित, मैं अभी उनको सजेस्ट कर रहा था कि आप किसी न्यूरो को कंसल्ट करिए। अब उसकी मेमोरी पावर डे बाय डे वीक होती जा रही है। हमारे पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उसके क्लॉट को मतलब करेक्ट करने में, फिर से उसे सुचारू रूप से जीवन जीने में हेल्प कर पाए? देखिए सर, सबसे पहले तो उनका फाइबर पूरा करना स्टार्ट कीजिए डाइट में। सैलेड वैलेड पे फोकस करवाइए, एक लीवो वन को भी स्टार्ट करवाइए। दूसरा ये है, यहाँ पे आपका ब्रेन वन और आपका आसवा वन एंड क्रिल, ये तीन का कॉम्बिनेशन आपको बेटर इसमें देखने को मिलेगा। एंटी क्लोटिंग एक्टिविटी में आपको ये तीन हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक्स। दिस वाज द क्वेरी फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। वेलकम और सर। आशा करता हूँ जल्दी आपके दर्शन भी होंगे फिजिकली। श्योर सर, श्योर सर। धन्यवाद सर, अशोक थैंक जी, यू। आपका भी स्वागत है। आई थिंक दोबारा हम थैंक बात यू। कर रहे हैं अशोक जी। राजेश जी, थैंक यू सो मच। सर हेलो। जी सर। हाँ, ये प्रोडक्ट हीमोफोर्टिन, इस पे लिखा है कि इट इंक्रीजेस ईपीओ लेवल्स। व्हाट इज मेंट बाय ईपीओ? EPO इज अ हार्मोन बेसिकली दैट इज प्रोड्यूस बाय किडनी, जो आरबीसी को बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। दैट इज द हार्मोन, इराइथ्रोपोइटिन बोलते हैं इसको हम, छोटी फॉर्म में EPO यस लिखा यस हुआ। यस यस यस। ये वो की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। ओके सर, ओके ओके, राइट राइट राइट। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम एक्सीलेंट अशोक जी। लेक्चर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अनीस मुल्तानी जी, अनीस जी आपका स्वागत है, थैंक यू। हेलो सर। हाय सर। सर एक क्वेश्चन था। मेरे एक रिलेटिव के प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हो रहे हैं, तो उसके लिए वो एलोपैथी मेडिसिन तो ले रहे हैं। तो सर, अगर प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम होते हैं तो क्या हमारे कोई प्रोडक्ट्स है जो हम उनको रिकमेंड करें? देखिए, हमें लीवर पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज लीवर ही है ऐसा जो प्लेटलेट्स को बचा सकता है, और एक तरीके से उस होमोस्टेटिस जो ब्लड का है उसको बैलेंस रख सकता है। तो ऐसे में आप लीवर पे थोड़ा सा फोकस करें, और लाइक ब्लड का कॉम्पोजिशन कंप्लीटली, जैसे प्लेटलेट्स हैं, WBC हैं, RBC हैं, तो आप हीमोफोर्टिन तो ऐड ऑन करेंगे ही, जिससे कि ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहे, और जिसमें प्लेटलेट्स भी बॉडी एक तरीके से बनाती रहे। पपाया लीव्स यदि आप थोड़े से स्टीम करके खिलाना स्टार्ट करें, अपने पास तो नहीं है। पपाया लीफ में थोड़ा सा ये बताया जाता है कि वो प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, मतलब उसके एविडेंसेस भी हैं। बट उसको आपने बिल्कुल रो नहीं खिलाना है, क्योंकि इट्स कंटेन पेपेन एंड वो थोड़ा सा लग्जेटिव हो सकता है। बट थोड़ा सा आप पपाया को भी खिलाएं, और पपाया का जो लीफ है थोड़ा सा उसको स्टीम कर लें, ज़्यादा नहीं। तो वो आप उसका
सूप बनवा सकते हैं या ऐसा वो करवा सकते हैं। तो एकदम से ज़्यादा ट्राई नहीं करवाना, धीरे धीरे उसकी बॉडी अडेप्ट कर जाए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा ये है कि कोई ना कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है बॉडी में, तो थोड़ा सा फाइब्रस डाइट पे आप फोकस करें। प्रोबायोटिक एंड फाइब्रस डाइट पे फोकस करेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्यून के रिस्पॉन्स को बेटर करती हैं, इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। तो वो उस वे से आप जा सकते हैं। तो लीवर को थोड़ा सा सेंट्रिक रखें हीमोफोर्टिन के साथ। तो उसका खाली हीमोफोर्टिन ही चलेगा, उसके साथ में लिवर वन एंड कुछ क्रीम वगैरह से कॉम्बिनेशन में दे, या सिर्फ हीमोफोर्टिन पे अभी फिलहाल कॉन्सेंट्रेट हीमोफोर्टिन करें? है आपका, एसबीटीसी है, और ये लाइक लीवर का है। थैंक यू वेरी मच सर, एंड जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच आशीष, अनिश जी, थैंक यू सो मच। राकेश जी, राकेश वर्मा जी, आपका स्वागत है सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच वेलकम फॉर सर। द। एक्चुअली यहाँ से ना सोरेसिस पेशेंट में ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए हम क्या करें सर? तो सोरेसिस पेशेंट जैसे हाथ में थोड़े आते हैं लोगों में, वो उसके लिए हम क्या करें? सोरेसिस पेशेंट भी ज़्यादा थोड़ी जल्दी हो रही है। परमानेंट सॉल्यूशन बताऊं तो करेंगे आप लोग? जी सर। एक तो उनको बोलो कि मिट्टी के टच में आना स्टार्ट करें। घास घूस मिट्टी, थोड़े दिन तो एलर्जी बढ़ेगी, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है मिट्टी के टच में, वो भी धूप में। थोड़ा सा ऊपर से शर्ट निकलवा ओके दें, सर। मेल हैं तो, धूप में और मिट्टी के टच में थोड़ा सा उनको लेके आओ। दूसरा है, आ, दिन में 3 बार घी खाना, 1-1 चम्मच खिलवा सकते हो, थोड़ा सा हल्दी डाल के, देसी घी थोड़ा सा हल्दी मिला के, सुबह शाम 3 टाइम पे, राइट, दोपहर को 1-1 चम्मच। अब आता है आपको विटामिन डी, कैलमैक डी आपने स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना है A9 ओंको, कैलमैक डी, A9 ओंको और असवावन, ये आपने ऐड ऑन कर देने हैं। एसबीटीसी जूस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सर कैलवर्ट दिए तो मैंने दिया था उसको, मैं मतलब एक्टिविटी भी दिया था, रिजल्ट भी ठीक है उसका, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। लोग कहते हैं और कुछ और अगर ऐड करें उसमें से भी। और अच्छा आएगा सर, एसबीटीसी है, A9 ओंको है, ये ऐड ऑन करेंगे तो साइटोकाइनिस जो अटैक कर रहे हैं बॉडी पे, वो थोड़े से उनको बाउंड करने का काम करेंगे, इन्फ्लामेशन कम होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन। 9:30 हो गए हैं, मुझे पता है कि ये बहुत सारे लोगों के सवाल बाकी हैं, अगले में ज़रूर लेंगे क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। पहले चलो एक रेखा बेन पटेल का ले लेते हैं, क्योंकि फीमेल की अभी तक हमारे में बात नहीं हुई। लास्ट लास्ट सवाल लेते हैं। मैम आपका स्वागत है, प्लीज़ आप अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर इवनिंग। मैं एक लेडी को दवाई दे रही हूँ, हमारी एस्टोनिया वन की। तो उसको टीबी का प्रॉब्लम है, तो उसकी दवाई चालू है उसकी। तो उनकी साइड इफेक्ट से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और उसकी आईज चली गई दोनों। तो डॉक्टर ने बताया नहीं, और बाद में बिल्कुल चली गई, अभी तो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे। तो मैंने उसे I1 दिया, ब्रेन वन दिया, और एसबीटीसी जूस दिया है। 10 दिन हुआ है। तो उसे और कुछ दे सकते हैं, या कैसे क्या ट्रीटमेंट नहीं कर नहीं, सकते हैं? इसी को चलने दो मैम, और थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर के लिए असवा 1 भी ऐड ऑन कर दो। ऐसे ठीक है। 25 साल की लड़की है, और दवाई का बहुत ज्यादा ही डोज है, वो हाई टीबी पावर उनको दिया है। कौन से उसमें है, लंग्स में है, कहाँ पे है टीबी? लंग्स में। ओके ओके मैम, देखो बैक्टीरियल या जितनी भी बीमारियां होती हैं वो डेंजरस ही होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस का तो फिर भी ये बहुत सारे वायरस का तो एक साइकिल होता है, पर बैक्टीरिया तो लंबा चलता है। तो उसको थोड़ा सा बोलें कि अपना इलाज पूरा ही रखें, और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में न्यूट्रिशन को पूरा करवाएं, थोड़ा सा ग्रीन प्रोटीन भी ऐड ऑन करें उनकी लाइफ। ठीक है सर। जी, थैंक यू सर। वेलकम मैम। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया इस सेशन को, और ऐसा ही बनाए रखिए। कहीं ना कहीं ये इंस्पायर करता है, और एक अच्छी
मिलके मंगलवार वाले दिन एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी टीम के लिए, समाज के लिए, मुझे लगता है कि आपका जो ये हर बार हाउसफुल करना मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और ये सेशन आज से ही नहीं, पिछले 8-9 साल से लगातार चल रहा है। सो ऐसे ही चलाएंगे इसको कि हम सीखेंगे, सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।